Hello. In this video lecture, we will discuss about the second part of carbohydrate structure and function, and that is basically related with the some portion that is related with carbohydrate monosaccharide, and all the discussions related with the disaccharides and polysaccharides. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेक्सोसिस के कुछ डेरिवेटिव्स जो कि बैक्टीरियल सेल्स में हमें प्रेजेंट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोज अमीन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। एक्चुअल में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो भी आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ कुछ वेरिएशन है, यानी कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। ओ OH ग्रुप की जगह पे NH2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है या COH ग्रुप प्रेजेंट है या कोई दूसरा अगर ग्रुप प्रेजेंट है, अटैच्ड है, तो इसका डेरिवेटिव बना जाता है वो। तो यहाँ पे हमने बैक्टीरियल सेल्स के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है उसमें आप स्पेसिफिकली देखते हैं कि दो तरह के आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। ये स्पेशली आपको बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूकोज में जो आपका सेकंड नंबर कार्बन है, अगर उस पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज अमीन। अगर यहाँ पे आपका NHCOCH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज अमीन। अगर फॉस्फेट ग्रुप एडेड हो जाता है तो हम क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आप इसको एनकाउंटर करते हैं। बहुत जगह पे आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बेस फॉस्फेट जैसे नाम आप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे आपके फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। म्यूरामिनिक एसिड इसी तरह से है। ग्लूकोरोनेट CO ग्रुप अगर आपके 5th पोजीशन पे प्रेजेंट है, ग्लूकोनेट अगर आपका यही जो ग्रुप है आपके फर्स्ट पे प्रेजेंट है तो आप इसे ग्लूकोनेट कहते हैं। लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है। इसी तरह से सियालिक एसिड, दैट इज द again very important molecule that actually provide the negativity to the cell membrane। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होता है, सियालिक एसिड में आपका एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा पे हम देखेंगे गैलेक्टोज अमीन। यहाँ पे आपको सेकंड पोजीशन पे अगर आपने NH2 ग्रुप लगाया है तो आप इसे क्या कहेंगे, गैलेक्टोज अमीन। ठीक है, और सो can you tell me one difference between the beta D galactosamine and beta D glucosamine? ठीक है, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये हमने पढ़ा था, दे आर C4 एपिमर्स। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस जो है यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ पोजीशन पे OH की पोजीशन का OH के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। ठीक है, बाकी सभी चीज सेम है। आप देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में है जिसकी वजह से उसका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसका केमिकल रिएक्शंस चेंज हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका यूज सब कुछ बदल जाता है सिर्फ OH ग्रुप की पोजीशन की डिफरेंस की वजह से। बीटा डी मेनोजामीन आप देख सकते हैं, फ्यूकोज, रैमिनोज। सो दीज ऑल आर ग्लूकोज डेरिवेटिव्स, मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स। इसके बाद में बहुत ही हम फेमस कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जब हम मोनोसैकेराइड से रिलेटेड या कार्बोसैकेराइड से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूस होना क्या होता है, आइदर देयर विल बी इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मोनोसैकेराइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, जो सामने वाला मॉलिक्यूल होगा उसको रिड्यूस करेगा, यानी खुद के हाइड्रोजन्स को ये लिबरेट करेगा और किसी दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीजन से रिलेट करके देख सकते हैं, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मोनोसैकेराइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फेरिकाइन और क्यूप्रिकाइन। कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O या CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। सो ग्लूकोज एंड अदर शुगर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेरिक एंड क्यूप्रिकाइन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो जो भी शुगर मॉलिक्यूल इस तरह की कैपेबिलिटी रखता है जो दूसरों को रिड्यूस कर सकता है सॉरी सो दीज आर द रिड्यूसिंग शुगर। हर एक शुगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती, उसके पीछे कुछ उसकी एक कैपेबिलिटी होती है, वो होनी चाहिए, जिसको कि हम अभी डाइसैकेराइड्स जब हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि कौन सी शुगर जो है आपकी रिड्यूसिंग हो सकती हैं और कौन सी शुगर जो है वो रिड्यूसिंग नहीं होंगी। और जो आप फेलिंग सोल्यूशन करते हो, रिडक्शन के लिए करते हो, वहां पे आपका क्या है, बेसिकली ये रिडक्शन वाली प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड होता है। सो इसके अलावा आई डोंट थिंक यू नीड मच मोर।
about to know this monosaccharide reducing agent. यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन, अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं या हम कार्बोक्सिल, ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप का अगर हमने ऑक्सीडेशन करा तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया आपका, कार्बोक्सिल ग्रुप में, COH ग्रुप में, ठीक है। तो अदर एल्डोजेस यील्ड अदर एल्डोनिक एसिड, तो ग्लूकोज के केस में आप बात क्या करेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। इसी तरह से अगर आपने दूसरे किसी शुगर की बात करी तो आप उसको क्या कहोगे, उसी तरह का ऑनिक एसिड लग जाएगा वो, दैट इज एल्डोनिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन एट द अदर एंड ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है। ये तो आपने क्या बात की, कार्बोनिल ग्रुप की बात की, लेकिन अगर आप किसी जो इसका जो COH ग्रुप है, दैट इज अगर हम 6 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो एल्डोनिक एसिड जो है ये आपने C1 की बात की है। लेकिन अगर आप C6 की बात करते हैं, कार्बन नंबर 6 की बात करते हैं, तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू यूरोनिक एसिड, ग्लूको यूरोनिक एसिड, गैलेक्टो यूरोनिक एसिड, मैनो यूरोनिक एसिड। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन नंबर, किस नंबर के कार्बन के ऑक्सीडेशन की आप बात कर रहे हैं। लाइक अगर आप कार्बन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे ओनिक एसिड, एल्डोनिक एसिड्स बनेंगे। लेकिन अगर आप कार्बन नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे यूरोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे आपने अमीनो शुगर्स की बात करी है जहाँ पे आपने अमीनो ग्रुप ऐड किया है, डीऑक्सी शुगर्स की बात करिए जहाँ पे आपने ऑक्सीजन H ग्रुप को हटा दिया है, OH ग्रुप में से O ग्रुप हटा दिया है। इसी तरह से ग्लूकोरोनेट है, ग्लूकोनेट है एंड लैक्टोन रिंग है। यहाँ पे हमने सियालिक एसिड का स्पेशल एक रेफरेंस लिया है जिसमें कि आप एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, सियालिक एसिड्स को एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड भी कहते हैं। एक्चुअली सेल बायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम वहाँ पे सियालिक एसिड जो है एक्चुअली नेगेटिविटी प्रोवाइड कराने के लिए होती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। शुगर डिजर्व मेंशन एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड एज सियालिक एसिड बट ऑफन रेफर टू सिंपली एज सियालिक एसिड। A derivative of N-acetyl mannozamine is a component of many glycoproteins and glycolipids in animals. The carboxylic acid group of the acidic sugar derivatives are ionized at pH 7, and the compounds are therefore correctly named as the carboxylate, glucouronate, galactouronate, and so on. Now, in the further slides we are taking disaccharides and polysaccharides. So first of all, disaccharides, as its name suggests, disaccharides means यहाँ पे आपके दो मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे, दो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी एक शुगर मॉलिक्यूल किसी दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से जो कनेक्ट होता है, वो उसके बीच में हम बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड is responsible for the connection of two sugar molecules, ठीक है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, यानी किस नंबर की शुगर एक मोनोसेकेराइड में कौन सा नंबर का कार्बन है, दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरा मोनोसेकेराइड में किस कार्बन के मॉलिक्यूल से वो एसोसिएट हो रहा है, इसके बेस पे आपके डाइसेकेराइड्स अलग अलग होते हैं। और बॉन्ड्स की नेचर के बेस पे इनकी फिर पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं या पूरा जो केमिकल इनका फंक्शन होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल हम पॉलीसेकेराइड्स में देखेंगे। Disaccharides such as maltose, lactose, sucrose consist of two monosaccharides joined covalently by an O-glycosidic bond. Glycosidic bonds may be of O type and may be of N type. दो तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है O टाइप की, which is formed when a hydroxyl group of one sugar react with anomeric carbon of the other. एनोमेरिक कार्बन आपको पता है, फर्स्ट हमने जो वीडियो लेक्चर देखा था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एनोमेरिक कार्बन आर द कार्बोनिल कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन द हार्वर्थ प्रोजेक्शन एंड दैट इज फादर्स्ट टू द किरिल कार्बन, ठीक है। तो इसके हम इस कार्बन को हम क्या करें, किरिल एनोमेरिक कार्बन करें। नाउ अगर किसी भी शुगर में जब वो बॉन्ड बना रहा है उसमें अगर एक भी एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ठीक है, अगर एक भी एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो दैट शुगर विल गोइंग टू बी अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि हमेशा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सपोज आपने दो कार्बोहाइड्रेट्स को ज्वाइन किया, दो मोनोसेकेराइड्स को आपने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और उसमें दोनों ही आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनोमेरिक कार्बन ने पार्टिसिपेट किया है, तो देन देयर विल बी नो एनी फ्री एनोमेरिक कार्बन इज प्रेजेंट, so that sugar will be known as non reducing sugar. And if
अगर दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट में एक के पास एक अपना एनोमेरिक कार्बन दे रही है और दूसरी मॉलिक्यूल अपना एनोमेरिक कार्बन सेफ रख रही है, तो इस तरह की शुगर क्या होंगी, रिड्यूसिंग शुगर होंगी, क्योंकि उनके पास उनका एक एनोमेरिक कार्बन है जो आगे के रिएक्शंस में फर्दर रिड्यूसिंग जो रिडक्शन रिएक्शंस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है. सो सच टाइप ऑफ शुगर आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स. Next, this reaction represent the formation of acetal from a hemiacetal and an alcohol. ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं कि एसिटल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हेमिकीटल का फॉर्मेशन कैसे होता है. When an anomeric carbon participate in a glycosidic bond, it cannot be oxidized by the cupric or ferric ion. ठीक है, तो क्यूप्रिक आयन या फेरिक आयन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. द शुगर कंटेनिंग एनोमेरिक कार्बन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए लीनियर फॉर्म एंड सो नो लॉन्गर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर. In describing disaccharide and polysaccharide, the end of the chain with a free anomeric carbon that is not involved in a glycosidic bond is commonly called reducing sugar. So reducing sugar reducing होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा उसमें एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है. अगर एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है देन द शुगर विल बी अ रिड्यूसिंग शुगर, और अगर नहीं है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. The glycosidic bond are readily hydrolyzed by acid but resist cleavage by the base. तो अगर आप शुगर को पॉलीसेकेराइड है उसको आप ब्रेक करना चाहते हो तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एसिडिक शुगर में, एसिडिक सॉल्यूशन में उसको रखना पड़ेगा. बेसिक में वो अपने आप को स्टेबल कर लेती है, बेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसिड क्या करता है आपका OH के साथ रिएक्ट करके उसके H को रिमूव करवा के और उसको अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करवा देता है. Thus, disaccharide can be hydrolyzed to yield their free monosaccharide component by boiling with dilute acid. ठीक है, यहाँ पे हमने टर्म यूज किया है dilute acid. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो डैमेज हो जाएगा. ठीक है, उसका साइक्लिक जो स्ट्रक्चर था वो भी डैमेज हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा उसका आयनाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा. Another type of glycosidic bond join the anomeric carbon of a sugar to a nitrogen atom in the glycoprotein. These N-glycosyl bond are also found in all nucleotide. ठीक है, तो हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे जो हमने शुरू में लिया दैट इज द ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की आप बात कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड्स में, लेकिन अगर आप एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करो तो वहां पे आप बात किसकी करेंगे, प्रोटीन्स की बात करेंगे कि प्रोटीन्स और ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं मोस्टली 99% जो होती हैं 90% जो इस तरह के होते हैं बॉन्ड्स वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बीच में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये वहां पे आपकी जो भी मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं वहां पे आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होती हैं ये एक्चुअली उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती हैं. दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड दैट इज द ट्रेहलोज. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में बॉन्डिंग है, सॉरी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग है, ग्लूकोपाइरेनोजाइल एंड ग्लूकोपाइरेनोजाइट. ठीक है, दोनों ग्लूकोज आपके किस तरह से जुड़े हुए हैं, अल्फा 1 अल्फा 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसी है, दोनों में ही आपका क्या है, एनोमेरिक कार्बन यूज हो रहा है. अल्फा पोजीशन इज रिलेटेड विद द एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक कार्बन में अल्फा का मतलब क्या है कि OH की पोजीशन यहाँ पे जो है वो फिशर प्रोजेक्शन में जो आपकी OH की पोजीशन थी उसके सेम है. और अगर एनोमेरिक कार्बन दोनों पार्ट कर रहे हैं तो आपके पास में फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है जिसकी वजह से ये रिड्यूस नहीं कर पाएगी दूसरे मॉलिक्यूल्स को या रिड्यूस नहीं हो पाएगी. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इसी तरह से आप माल्टोज में देखते हैं तो वहां पे आपके क्या होता है, माल्टोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, माल्टोज में आपके क्या होता है, माल्टोज में आपके 2 ग्लूकोज रेजिड्यूज होते हैं जो कि आपके 1 एनोमेरिक कार्बन ऑफ 1 ग्लूकोज रेजिड्यू एंड C4 ऑफ द अदर से यहाँ पे क्या होता है आपका फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है. तो ट्रेहलोज में भी आपके 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं और आपके माल्टोज में भी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं. ठीक है, दोनों में ही क्या डिफरेंस है, ट्रेहलोज में आपके दोनों एनोमेरिक कार्बन फ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे आपका एक जो ग्लूकोज है उसका 1 कार्बन है एंड दूसरा जो कार्बन है उसका 4th कार्बन है. तो यहाँ पे C14 टाइप की लिंकेज होती है, तो एनोमेरिक कार्बन फ्री है. सो दिस माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. सेकेंड टाइप इज अ सुक्रोज. सुक्रोज इंक्लूड्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी है आपकी अल्फा 1 2, यानी ग्लूकोज का जो है वो अल्फा 1 कार्बन है जबकि
आपका सुक्रोज का जो तो है वो कैसा है, 2 कार्बन है, तो नो फ्री एनोमेरिक कार्बन इज प्रेजेंट हियर. So the anomeric carbon of both monosaccharide unit are involved in the glycosidic bond. So sucrose is again is an example of a non-reducing sugar. तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज आ जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से ये बना है. लैक्टोज में आपका आता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. तो गैलेक्टोज यहाँ पे पहले इंक्लूड है एंड ग्लूकोज आपके बाद में है. तो इनकी जो बॉन्डिंग है दैट इज बीटा 1,4, यानी गैलेक्टोज का बीटा, बीटा अगेन आपका क्या है, बीटा इज आपके ये एनोमेरिक कार्बन है एंड अल्फा जो है दिस इज सम डिफरेंट कार्बन. ठीक है, एनोमेरिक कार्बन की बात हो रही है. तो यहाँ पे आपका क्या है, एनोमेरिक कार्बन जो होती है दैट इज अवेलेबल. तो यहाँ पे ये दिस इज एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर. These are the some abbreviations to common monosaccharide. लाइक एराबिनोज, फ्रक्टोज, फ्यूकोज, गैलेक्टोज, इनको हम किस तरह से एब्रीवेट कर सकते हैं. ठीक है, एराबिनोज फ्रक्टोज को हम FRU से लिखते हैं, फ्यूकोज को हम कैसे लिख सकते हैं, गैलेक्टोज को, ग्लूकोज को. तो दीज ऑल आर द एब्रीवेटेड फॉर्म्स. नाउ कम टू द पॉलीसेकेराइड्स. तो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी इसमें प्रेजेंट होते हैं दीज आर द पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड्स की हमने क्या बात की थी कि दे आर इन्वॉल्व मोनोसेकेराइड यूनिट मोर देन 20. ठीक है, तो 20 से ज्यादा अगर है तो आप इसको क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड कहेंगे. पॉलीसेकेराइड डिफरेंट टाइप के होते हैं. ठीक है, इसमें होमोपॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं. होमोपॉलीसेकेराइड जिसमें जो भी आपकी रिपीटेटिंग यूनिट्स हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल की बनी हुई है, सिमिलर मोनोसेकेराइड्स हैं. लेकिन अगर एक से ज्यादा तरीके के यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो दीज आर नोन एज हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स. ठीक है, तो हम दोनों ही के ही एग्जांपल देखेंगे. आपकी जो बैक्टीरियल सेल लेयर होती है ये कैसी होती है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड होती है. यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, ये आपके दोनों होते हैं. तो ये कैसा हो गया आपका, हेटेरोपॉलीसेकेराइड हो गया. जबकि होमोपॉलीसेकेराइड को अगर हम देखेंगे तो सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड. एक्चुअली इनका फंक्शन जो है आपका प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है, सपोर्ट टू सेल एंड ऑर्गन टिश्यू इनसे रिलेटेड है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की. एक्सक्यूज मी. Sorry for the interruption in between. Now we are going to study about the starch and glycogen. ठीक है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ आर रिलेटेड विद द डाइट. ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं. आप स्टार्च या ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकते हैं. Starch is the basically stored food material in relation with plants, as well as glycogen is related with the stored food material in animals. ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है हम उसे देखते हैं. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हमेशा पूछा जाता है, स्टार्च में और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो स्टार्च जो है आपका इसमें ये लीनियर है दोनों ही, स्टार्च और ग्लाइकोजन. इसमें किसी भी तरह की लीनियर है, ब्रांचिंग भी होती है इनमें. स्टार्च में आपके दो टाइप होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. क्लियर, स्टार्च आर ऑफ टू टाइप, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोज जो होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन्स आपके कैसे हैं, ब्रांच्ड होते हैं. एमाइलोज में आपके डी ग्लूकोज रेजिड्यूज प्रेजेंट है और इनके बीच में जो लिंकेज होती है वो कैसे होती है, अल्फा 1,4 लिंकेज होती है. यानी कि दो ग्लूकोज, अच्छा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों होमोपॉलीसेकेराइड हैं, ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं. ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और एक
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जो चेन है उससे आपका यानी उसकी पॉलीमराइजेशन से आपके स्टार्च बनेंगे या ग्लाइकोजन बनेंगे। अब इनमें किस टाइप का स्टार्च बनेगा या ग्लाइकोजन बनेगा, तो उनके बीच में बॉन्ड कैसा है, एक्चुअल में डिफरेंस बॉन्ड का ही होता है। बॉन्ड के वेरिएशन पे हम इनकी बात करते हैं कि स्टार्च बन गया और या फिर ग्लाइकोजन बन गया। तो स्टार्च में अब अगर आप एमाइलोज टाइप के स्टार्च की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, ये एक लीनियर है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज रेजिड्यूज प्रेजेंट होती हैं। जबकि एमाइलोपेक्टिन में आप क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे चेन की भी बात करेंगे, यहाँ पे ब्रांचिंग की बात करेंगे, और ब्रांचिंग जो होती है वो अल्फा 1,6 लिंकेज पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वो एक्चुअली 24 to 30 रेजिड्यूज के बाद होती है, यानी 24 या 30 रेजिड्यूज आई उसके बाद में फिर ब्रांचिंग होती है। तो जो लीनियर चेन होती है वो आपके अल्फा 1,4 से बनी होती है। जो ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांच साइट होती है, वहां पे आपका बॉन्ड होता है अल्फा 1,6। ठीक है, ब्रांच साइट सिर्फ अल्फा 1,6 है, जो ब्रांच बनी हुई है वो भी आपकी क्या है, अल्फा 1,4 है। ठीक है, यानी लीनियर चेन आपकी अल्फा 1,4 है, जो ब्रांच बनी उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ब्रांचिंग साइट है वहां पे आपका अल्फा 1,6 होता है। नाउ ग्लाइकोजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एमाइलोज पेक्टिन, यानी यहाँ पे आपका ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होती है, ब्रांच साइड पे अल्फा 1,6 होती है। द डिफरेंस इज ओनली दैट द ब्रांचिंग जो होती है वो हर 8 to 12 मॉलिक्यूल्स पे होती है, यानी ग्लाइकोजन्स आर मोर ब्रांच्ड, मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द एमाइलोपेक्टिन टाइप ऑफ स्टार्च। ग्लाइकोजन का अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो मेन जो इनका स्टोरेज होता है वो लिवर एंड मसल्स में होता है। तो लिवर में इनका 7% जो हमारी बॉडी वेट होता है उसका बेसिकली 7% लिवर में होता है, और स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उसमें ज़्यादा होता है। नाउ सेल्यूलोज एंड काइटिन की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज एंड काइटिन अगेन दीज आर द होमोपोलिसैकेराइड्स। सेल्यूलोज में आपके जो बॉन्ड्स होते हैं सिंगल चेन होती हैं, यहाँ पे क्या होता है उनके बीटा 1,4 लिंकेज होती है, जबकि हमने बात की थी ग्लाइकोजन में ये वहाँ पे कैसे थे, अल्फा 1,4 थे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो भी डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो अल्फा 1,4 लिंकेज को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, बीटा 1,4 को नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो लिंकेज हैं वो कैसी हैं, बीटा 1,4 हैं। हमारे जो एंजाइम्स हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, सो दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो आपके कैटल्स हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं उनमें वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बीटा 1,4 लिंकेज को ब्रेक कर सकते हैं। काइटिन इज अगेन एग्जांपल ऑफ होमोपोलिसैकेराइड। यहाँ पे आपकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन की बनी हुई होती है। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन की लिंकेज से बनी होती हैं। तो काइटिन जो होती है ये भी इनडाइजेस्टेबल होती है, वर्टिब्रेट एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, एंड सेल्यूलोज जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड काइटिन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेलुलोज आपका वुड में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो और काइटिन आपका जो भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि आर्थ्रोपोडा एनिमल्स हैं उनमें काइटिनस क्यूटिकल कवरिंग प्रेजेंट होती है, एंड आर्थ्रोपोडा आर द हाईएस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे पूरे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोड सबसे ज़्यादा होते हैं। तो काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट सेलुलोज होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोकंजुगेट्स की। तो ग्लाइकोकंजुगेट्स में आप बेसिकली देते हैं ग्लूकोज के साथ में हमने और क्या मॉलिक्यूल को अटैच किया हुआ है, यहाँ पे आपने प्रोटीन अटैच किया है या आपने लिपिड अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो लिपिड अगर अटैच है तो हम इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन अगर अटैच है तो हम इसे दो टर्म्स ले रहे हैं यहाँ पे, प्रोटियोग्लाइकिन और ग्लाइकोप्रोटीन। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोटियोग्लाइकिन में हम कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन को अटैच कर रहे हैं, यानी मेजर अमाउंट में आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है और आपने उसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन को अटैच किया। ग्लाइकोप्रोटीन में इसका रिवर्स है, यानी यहाँ पे अपनी प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन का रेशो ज़्यादा है, उसमें आपने कुछ अमाउंट ग्लाइकोजन यानी कुछ अमाउंट आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट का अटैच किया है। ग्लाइकोकंजुगेट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द इंफॉर्मेशन कैरियर्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशनल कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये बेसिकली बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है वन और मोर सेवरल ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी जॉइंड कोवलेंटली टू अ प्रोटीन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में, लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये आपके मेम्ब्रेन लिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स
और ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि स्पेसिफिक साइट रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करती हैं। इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोकंजुगेट्स के जो बेसिक जो के फंक्शंस हैं, दिस आर एक्चुअली रिलेटेड विद आइदर विद सिग्नलिंग और विद प्रोटेक्शन, इन सबसे रिलेटेड होता है। Proteoglycans are glycosaminoglycans containing macromolecules of the cell surface and extracellular matrix। ठीक है, extracellular matrix सेल्स के बाहर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जो कि सेल्स को बाइंड करके रखती है। तो ये हमेशा जो ग्लाइकोकंजुगेट्स हैं या प्रोटियोग्लाइकेंस की बात आप वहाँ पे करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर इंफॉर्मेशन रिच कंजुगेट्स कंटेनिंग ओलिगोसेकेराइड्स। ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड्स आर मेम्ब्रेन कंपोनेंट। ओलिगोसेकेराइड लैक्टेन इंटरैक्शंस मीडिएट बाय मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल वॉल में भी आप पढ़ते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिजिड कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ alternating unit of N-acetyl glucosamine and N-acetyl miraminic acid। this ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। so this is all about the structure and function of carbohydrate, जिसमें हमने डिटेल में कार्बोहाइड्रेट की बेसिक्स को समझा, उसके क्लासिफिकेशन को समझा, उस मोनोसेकेराइड्स के हमने एग्जांपल्स देखे, मोनोसेकेराइड्स के हमने डिफरेंट रेजिड्यूज देखे, उसका प्रोड्यूसिंग जो फंक्शन था वो देखा हमने। इसके बाद हमने डाइसेकेराइड्स को देखा, डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल्स को, पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल्स को देखा, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्लाइकोकंजुगेट्स, proteoglycan, glycoprotein and glycolipids। so this cover whole topic। इसमें सारा इंपॉर्टेंट आपके एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो चुके हैं। सो थैंक यू।